हल्द्वानी के प्रति मेरा जो भाव है वो ऐसा है कि मैंने कर्ज चुकाना है। आपको लगता है कि बीजेपी आपको टिकट देगी? नहीं, क्यों नहीं देगी? टिकट मांगना हमारा कर्तव्य है। देना नहीं देना पार्टी का अपना डिसीजन हो सकता है। मैंने इस बार पार्टी से टिकट मांगा है और मांग रहा हूँ और आपके माध्यम से भी कहूँगा। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए ही उनको अवैध रूप से यहाँ पर बसाया है। पूरे प्रशासन को ईमानदारी के साथ इनको जड़ से उखाड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कौस्तुभानंद जोशी जी मौजूद हैं, जो इस बीजेपी स्टेट सेल के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। कौस्तुभदा, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार अंजनी जी। आपने कीमती समय निकाला। जी नमस्कार। कौस्तुभदा, आप पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, नेचुरल क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले तो अपना थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो पैदाइश मेरी हल्द्वानी की है, लेकिन मेरा मूल गांव रानीखेत से आगे एक गोलूछीना स्थान पड़ता है। वहीं के गांव में हमारे पैतृक आवास रहा है। और क्योंकि बचपन पिताजी शिक्षक थे, तो हल्द्वानी में ही अपना जन्म हुआ, यहीं हल्द्वानी में पढ़ाई लिखाई सब ग्रेजुएशन हल्द्वानी में ही हुई है। सारा परिवार हल्द्वानी में ही रहता है। गांव मेरा रानीखेत है। अच्छा, कौस्तुभदा, संघ से कैसे जुड़ना हुआ आपका? संघ से एक स्कूल टाइम के बाद पहले तो शाखाओं में या किसी कार्यक्रम में जाते थे, अनजाने से किसी औरों के साथ। ऐसा विशेष हमारा लगाव नहीं था, लेकिन समय अनुसार जब थोड़ी थोड़ी समझ आई तो संघ की व्यवस्था में शाखा जाना, शाखा के माध्यम से कई कार्यक्रमों में जाना, ऐसा होते रहा तो मन में फिर पूर्णतः जानकारी आई कि संघ है क्या। और ऐसे ही होते होते फिर संघ के विभिन्न दायित्व, चाहे शाखा कार्यवाह हो, ऐसा करते हुए मैं फिर खंड कार्यवाह की भी जिम्मेदारी मुझे मिली। तो फिर कई वर्षों तक संघ की कार्य में हम लगे रहे। तो कौस्तुभदा, आप संघ से जुड़े रहे और फिर आप बीजेपी कब ज्वाइन किया आपने? बीजेपी लगभग मुझे लगता है कि हम 2017, वैसे तो कार्यकर्ता थे ही, संघ के बाद मैं बीजेपी के कार्यक्रमों में जाने लगा। लेकिन 2017 में मेरे को जब पहली बार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए भेजा विस्तारक के रूप में, पहले मैं नानकमत्ता गया, उसी के बाद लोकसभा चुनाव के लिए मैं बागेश्वर जिले का विस्तारक में प्रमुख बना। तो तभी से शुरुआत वहीं से हुई। तो अभी 2019 में फिर पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी प्रदेश कार्यालय सचिव की। तो प्रदेश कार्यालय सचिव के बाद 2 कार्यकाल होने के बाद अब वर्तमान में संगठन ने स्टेट सेल का इंचार्ज बनाया। अब वो सेवा कर रहे हैं संगठन। बिल्कुल कौस्तुभदा, आजकल हल्द्वानी में अभी हर जगह आप ही छाए हुए हैं। कहीं भी कोई फंक्शन होता है, कहीं कोई सेलिब्रेशन होता है, तो देखा जाता है कौस्तुभदा वहां पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्या हम वो निकालें, निष्कर्ष निकालें? नहीं, अगर आप भी निमंत्रण देंगे तो मैं आपके वहां आऊंगा ही, और मैं आपको दूंगा तो आप भी आएंगे। अभी 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है जी, और आपका जो पब्लिक के प्रति जो रुझान है आपका, और इवन पब्लिक आपको बहुत लाइक करती है, आपका काफी अच्छा क्या बोल सकते हैं कि मिलाप काफी अच्छा है, जुड़ाव काफी अच्छा है पब्लिक से, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मिलना जुलना तो लगभग हम करते ही हैं, और क्योंकि शहर अपना है, जब हम यहाँ पैदा ही हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करी, तो मित्रता, हर तरीके की मित्रता है और जाना आना लगभग रहता ही है। तीसरा क्या है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं। हमने समाज का अलग अलग संगठनों के नाते भी बहुत काम किया है, संघ के नाते भी काम किया, तो परिचय है। अब इसमें चुनाव वाला विषय नहीं है, चुनाव तो है ही,
लेकिन राजनीति में अगर आप जनता से नहीं मिलोगे तो फिर वो आप अपने ही कटघरे में ही घूमते रह जाओगे। तो राजनीति तो यही बोलती है कि आप जनता तक जाइए, लगातार जनता से संपर्क रहेगा, उनके सुख दुख में हम सहभागी बनेंगे, तभी तो हम राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा हम घर बैठ जाएंगे तो फिर क्या, किस बात की कौस्तुभ दा, अभी 2027 विधानसभा नजदीक है, तो आपको लगता है कि बीजेपी आपको हल्द्वानी सीट से टिकट देगी? न, देखिए, हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि अगर वो उस पार्टी में है, कोई भी कार्यकर्ता, वो ये एक ना एक दिन चाहता है वो किसी ना किसी ऐसे व्यवस्था में आए, कोई ना कोई चुनाव लड़े। किसकी अपेक्षा होती है? ग्राम प्रधान लड़े, कोई कहता है जिला पंचायत लड़े, कोई कहता है बीडीसी लड़े, कोई विधायक लड़े, कोई सांसद लड़े। और राजनीति में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा राजनीति जो करने वाला व्यक्ति है, अगर वो ये कह रहा है कि मुझे कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है और मैं नहीं लड़ना चाहता, तो वो फिर राजनीति का भाव नहीं। क्योंकि हम पूरी पार्टी ही हर पल यही तो सोच रही है कि हम जो दिन रात संगठन काम कर रहा है, वो इसलिए तो काम कर रहा है कि हम सत्ता में बने रहे। हमारे कार्यकर्ता किसी ना किसी ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्ति हो, हमारा कार्यकर्ता हो। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ना चाहे कि मैं चुनाव लड़ूं? तो ये मुझे मौका मिले तो मैं क्यों ना चाहूँ? ये तो भ्रम, झूठ बोलना होगा कि मैं कहूँ कि मुझे पार्टी टिकट ना देगी और देगी। बिल्कुल। अच्छा, ये सुमित हृदय जी जो कांग्रेस के हैं, अभी एग्जिस्टिंग एमएलए हैं जी, ये क्या आपको लगता है कुछ डेवलपमेंट हुआ है हल्द्वानी में? उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया है हल्द्वानी में, या कुछ डेवलपमेंट होने की आवश्यकता है? आपको क्या दिखता है? देखिए, अब कांग्रेस में तो व्यक्तिवादी ही सब कुछ चलता है, और अब वहां संगठन की ऐसी रीति नीति तो है नहीं कि कोई मॉनिटरिंग हो। अब हल्द्वानी की बात है, मुझे हल्द्वानी में ऐसा कोई विशेष लगा नहीं। अब जो भी कर रहे होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ कर रहे होंगे, ऐसा बड़ा कोई काम तो मैंने देखा नहीं है। और मुझे लगता है आपको भी कहीं नजर नहीं आया होगा कि कोई विधायक के द्वारा या कोई ऐसी चीज जो समाज को दिख रही हो। मुझे हल्द्वानी में तो कुछ नजर नहीं आई, और दोस्त तो उन्होंने तभी भाजपा को ही देना है। कौस्तुभ दा, ये जो बलबुरपुरा का केस हुआ था, आपने देखा है, मकान अभी रेलवे भी सब कॉलोनीज जो है टूट रही हैं, और ये कांग्रेस का वोट बैंक है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए ही तो उनको वहां पे बैठाला। कांग्रेस का तो वोट बैंक इसीलिए, वो वोट बैंक बना के ही उनको घर दिए, पानी का कनेक्शन दिए, बिजली दिए, राशन कार्ड दिए। कौन कहां से आया यही पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए ही उनको अवैध रूप से यहाँ पर बसाया है, और उसका नुकसान पूरा शहर भुगत रहा है। और जिस तरीके से अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अगर कोई जो अवैध लोग हैं उनको तो हटना ही चाहिए, और ऐसे संरक्षण देने वाले पार्टियों को, ऐसे व्यक्तियों को भी जनता को जवाब देना चाहिए, जो ऐसे तुष्टीकरण करते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर। इन लोगों को तमाचा मिलना चाहिए, और अतिक्रमणकारियों को यहाँ से हटना ही चाहिए। कौस्तुभ दा, आपको लगता है कि ये जो अतिक्रमण जो हो रहा है, इस वजह से कहीं आपका मुस्लिम वोट बैंक कम होगा? देखिए, अभी तक के रुझानों में तो मुस्लिम वोट बैंक तो भाजपा को लगभग ना के बराबर ही पड़ रहा है, और कांग्रेस तो उसका पूरा फायदा उठाती है, और इसीलिए तो संरक्षण दे रही है। इसीलिए तो क्षेत्र के विधायक जब सुप्रीम कोर्ट की तारीख होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें बचाएंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई आपने रेलवे की भूमि में कब्जा करा है, कितना विकास होना चाहिए था, कितना विकास रुक गया है। ये क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ वोटों तक है, विकास से उनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये लोग टिके रहें। हाँ, हम कह रहे हैं स्थायी लोग जो हैं
उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अप्रवासी हैं, जो हाँ, घुसपैठिए हैं, उनको तो यहाँ से निकालना ही चाहिए। और बाकी वोट की बात सिर्फ कांग्रेस को दिक्कत है, हमें नहीं है। कांग्रेस का वोट बैंक तितर बितर हो रहा है, इसलिए वो परेशान है। बिल्कुल कौस्तुभदा, जहां तक हल्द्वानी की डेवलपमेंट की बात है, 5 सालों में हमने भी देखा कि कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। हमारा लालकुआं विधानसभा जो है, मोहनदा जो देख रहे हैं, काफी कार्य हुए हैं, काफी पुलों के निर्माण हुए हैं, काफी चीजें हमें पता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, रोड चौड़ीकरण हुआ है। कौस्तुभदा, कहीं तो अतिक्रमण हुआ, कहीं रोड जो चौड़ीकरण हुआ, उसमें बहुत सारी पुरानी दुकानें, जो व्यवसाय थे, जो बिजनेसमैन थे, उनकी 40 साल 45 साल पुरानी दुकानें तोड़ी गई, जो उनके रोजगार का साधन थी, बिल्कुल, जिससे उनका परिवार बनता था। तो वो कुछ रुष्ट है। आपको लगता है कि कुछ वहां से आपको नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जो पूरा विषय चला, उस विषय में मैं भी उनके संपर्क में था। पहले लोगों ने भ्रम फैलाया कि बीजेपी तुड़वा रही है, सरकार तुड़वा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यापारी वर्ग है वो जानता है कि विकास होना भी बहुत जरूरी है। अब आज देखिए, जब रोडें इतनी चौड़ी हो गई हैं, मैं मानता हूं उनकी दुकानें कुछ फीट पीछे गई हैं, उन्होंने भी स्वीकार करके वो दुकानें पीछे करी हैं, क्योंकि विकास बहुत जरूरी है। पब्लिक पॉपुलेशन के साथ साथ गाड़ियां इतनी बढ़ गई, जाम इतना है। और आज देखिए, उन्हीं की सहमति के साथ जब आज रोड पूरी चौड़ी होते हुए जा रही है, तो उनके व्यवसाय भी और बढ़ेंगे। हाँ, नुकसान होता है, दुख भी होता है कि हम 40 साल से कहीं बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबके साथ हमारी भी संवेदनाएं थी, पूरी सरकार की संवेदनाएं थी, पूरे संगठन की संवेदनाएं थी। उनको किसी को नुकसान नहीं होने दिया। कई मार्केटें भी बनी हैं, सरकार ने उन्हें दुकानें दी है, प्रशासन ने उनको दुकानें दी हैं, और जो विकास दिख रहा है शहर में, कितनी फिट चौड़ी रोड है अब, तो ये आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको इसका लाभ दिखेगा। बिल्कुल कौस्तुभदा, ये हमारी, देखिए, हल्द्वानी जैसे कि सिडकुल है, वहां पे फैक्ट्रीज आई, तिवाड़ी जी लेके आए, रोजगार लोगों को मिला। हमारे पहाड़ के जो नवयुवक हैं, वो अब यहाँ सिडकुल में नौकरी करे, पहले बाहर जाते थे, दिल्ली या बम्बई में। तो वैसे ही जैसे अभी रानी बाग आप देख रहे हैं, HMT फैक्ट्री काफी सालों से वो लोकेशन जो है वो बंद पड़ी है, उसको हम कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, इस पे बारे में कुछ बीजेपी कर रही है कि उस जगह को या हम IT हब बना दें, या कुछ कॉर्पोरेट वहां पे आ जाएं, जिससे हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिले? नहीं, इसमें कई बार निर्णय हो चुके हैं और कई बार इसका सर्वे भी हो चुका है। लोग पहले कह रहे थे यहाँ एम्स आ जाए, कोई कह रहा था कि यहाँ पे कुछ और आ जाए। बहुत बड़ी जगह है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, और इस तरीके का सदुपयोग होना चाहिए कि कम से कम जैसे ऋषिकेश में एम्स है, इस गांव की तरफ का एक ऐसा कोई हॉस्पिटल आए बड़ा, या कोई इंडस्ट्री आए, गवर्नमेंट ही उसको ओवरटेक करे। लेकिन ये बहुत बड़ा साधन बनने वाला है आने वाले विषय में। मुझे लगता है सरकार इस पे 2-3 बार सर्वे कर चुकी है, और इस प्रदेश के मुखिया हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी, और केंद्र के संग भी इसमें बात शायद हो रही है। इसका जल्द ही कुछ ना कुछ परिणाम आने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अभी जो किच्छा में एम्स आ रहा है सर जी, ऋषिकेश के, और आपका अभी किच्छा में जो जमीन खरीदी गई है, अदानी ने खरीदी है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, तो वैसा ही कुछ हमारे हल्द्वानी में भी, पहाड़ों में भी मिले, ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिले सर जी। और बीजेपी कर रही है, हमने भी ये चीज देखी है वहां पे, तराई में तो ये चीज देखी है सर। ये आपको लगता है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं ब्लेम गेम की राजनीति ज्यादा करती है, डेवलपमेंट नहीं कर रही है? ब्लेम, हल्द्वानी की मैं बात कर रहा हूँ
कि ये ब्लेम गेम की राजनीति ज्यादा करती कि उन्होंने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, उनकी वजह से ये हो गया। वो अपना डेवलपमेंट कुछ देखती नहीं कि हमने क्या किया। बट जो भी है दोष आरोपण जो है वो बीजेपी पे आ रहा है। आपको क्या लगता है इसमें? डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस का काम ही यही है। अब आप देख लीजिए, इतने प्रकरण हो गए, इन सारे प्रकरण में कांग्रेस का काम क्या है? हल्ला मचाना तो है। वो 10 साल से बाहर है और आगे भी वो बाहर रहने वाली है। वो तीसरे बार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के प्रति जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है कि तुमने इतने वर्षों राज किया और राज करने के बाद भी तुमने जनता को सिर्फ मोहरा बनाया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। और आप अभी देखिए ना कि आप काम कर क्या रहे हो। आप तो एक लिमिटेड जगह पे, लिमिटेड लोगों पे जाके ही काम कर रहे हो। आप सामान्य जीवन में कहाँ काम कर रहे हो? सामान्य नागरिकों की, जिन लोगों ने आपको वोट दे के जिताया है, आप उन लोगों के संग भी तो न्याय करो। आप तो एक तरफा ही काम कर रहे हो, तो न्याय तो दोनों जगह करना चाहिए था। कौस्तुभदा, पिछली बार जोगेंद्र रौतेला जी को टिकट मिला था, उससे पिछली बार भी मेरे ख्याल से जोगेंद्र रौतेला जी को ही मिला था जी, जिसमें वो कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हल्द्वानी जो क्षेत्र है, इसका जो वोट समीकरण है, कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट बैंक है वहां पे उसको प्रभावित करता है? देखिए, मैं इसको नहीं, ऐसा नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ी आबादी अपने हिंदू वोट बैंक की भी है और बहुत बड़ी आबादी है। तो निर्णय ये करना है कि हम उसको कैसे साधें। और हम तो ये भी कहते हैं कि अब जो मुस्लिम बंधु हैं हमारे, भाई भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने, हमारी स्टेट की सरकार ने सारी सुविधाएं आपको दी हैं, सारी योजनाएं आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लाभ आप ले रहे हो। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लाभ भी ले रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं और अंत में भरोसा नहीं कर रहे हैं और ब्लेम भी कर रहे हैं। और ब्लेम भी कर रहे हैं। तो लेकिन ये कांग्रेस ने जो उनको गुमराह किया है, तुष्टीकरण करके जो उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया है। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो वो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में क्या थे? आज वो इंटेलेक्चुअल्स लेवल में है और कांग्रेस ने तो उनको जिंदगी भर कभी छोटी छोटी दुकानों के लायक भी नहीं छोड़ा। तो हमारा तो पार्टी का मन तो बड़ा है, उनको भी बड़ा मन करना चाहिए कि इस कांग्रेस की छोटी और मतलबी राजनीति से हटकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो। कौस्तुभदा, बीच में काफी मसला था, एक देहरादून का केस था अंकिता भंडारी का, और इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो हमारी बहन थी और उसके साथ जो भी हुआ, उसके परिवार के साथ जो भी हुआ, पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत शर्मिंदा है। दोषियों को सजा मिल गई, उम्र कैद हो गई। दोषी को बचाने में किसी ने भी अपना आगे हाथ नहीं बढ़ाया। दोषियों को सजा दिलाने में पूरी सरकार ने सहयोग किया और दोषियों को सजा मिली। तो हम दुखी तो हैं। वो बहन थी, किसी परिवार की बेटी थी, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने के अलावा अंत में हल क्या हो सकता है? जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं उसके बारे में। किसी को उम्र कैद मिल गई है, उम्र कैद दे दी गई है, अब इसके आगे क्या हो सकता है? पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ, पूरे उत्तराखंड की संवेदना उस परिवार के साथ, पूरी भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं उसके साथ। उसके परिवार को जो भी मदद की बात हुई सरकार ने, नौकरी, उसके जो भी था सब हुआ है।
दोषियों को सजा मिल गई, दोषी सजा भुगत रहे। अब इसमें आगे कांग्रेस अगर राजनीति करते रहे सिर्फ अपने चुनाव के लिए, उस एक बार मर गई बहन को बार बार मारने का काम जो कांग्रेस कर रही है, उससे दिल प्रशीजता है। इसको जनता जवाब देगी। जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि न्याय न्याय की तरह होता है, और ये जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, बार बार उस बहन को मार रही है, उसकी सजा, उसका पाप कांग्रेस को मिलना चाहिए। जी कौस्तुभदा, मेयर के जो पिछली बार जो मेयर के जो भी चुनाव हुए थे, उसमें आप भी काफी लोगों से जनसंपर्क किया, आपने भी काफी रैलियां की, काफी संबोधन किया, बट अनफॉर्चुनेटली पार्टी का कुछ निर्णय हुआ, जो टिकट जो है गजराज जी को मिल गया। जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं पे देखिए, जो योग्य है, पार्टी को भी ये चीज देखनी चाहिए, कहीं योग्य व्यक्ति है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। जो अभी बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, काफी लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें थोड़ा जो है कभी पार्शियलिटी हो जा रही है या ऐसा कुछ? देखिए, पार्शियलिटी नहीं मानता हूं मैं, ये मानता हूं मैं भाग्य। जिसके भाग्य में ताज सजना लिखा है, वो घर से भी उसको उठा के लाया जाएगा। और गजराज जी भी पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी, और मेहनत करना हमारा काम है, और यही मेहनत आगे काम आती है। सिर्फ एक चुनाव के लिए मेहनत करना फिर घर बैठ जाना, ये एक राजनीति का एक सही स्वरूप नहीं है। राजनीति का स्वरूप यह है कि लगातार जनता के साथ बने रहना, लगातार अपनी गतिविधियों में बने रहना। टिकट तो एक ही को मिलना है, टिकट तो कई मांग रहे थे, तो ऐसा कोई विषय नहीं है मेरे लिए भी। हम तो आज भी फिर भी मेहनत कर रहे हैं, हम पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। कौस्तुभदा, हमने देखा है राजनीति में जो लोग आते हैं, नेता बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर वो फोकस जो होता है पब्लिक के प्रति ना, उनका कम हो जाता है। फिर पारिवारिक उसमें जोड़ना, संपत्तियां जोड़ना, ठीक है, अपने परिवार को ही, उनका ही भला सोचना, तो वो सब चीजें होने लग जाती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में लोग करते होंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते हैं या करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये विषय है नहीं। मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ, मेरे तो आगे नहीं कोई ना पीछे। योगी जी की तरह है आप? बिल्कुल। योगी जी तो संत भी हैं। हाँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तो मेरा ना, मुझे आगे किसी के लिए ऐसा करना है, जमा करना है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां खाएं। मेरे पीछे कोई ऐसा नहीं कि जो मैं किसी के लिए बचा के जाऊं। तो मैं तो अपने तक जो जीवन है और जो समाज है, उस समाज को मेरे करने का लाभ मिले, बिल्कुल, और समाज के लिए मैं कुछ कर जाऊं। मुझे किसी के लिए इकट्ठा नहीं करना है। मेरा परिवार तो ऐसा है नहीं। मेरे परिवार के परिवार माँ भाई सब हैं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरे को अपने बच्चों के लिए कोई जमा नहीं करना, और ना मैंने उनके लिए कुछ छोड़ के जाना है। मैं अकेला समाज के लिए समर्पित हूँ, और मैं समाज के लिए ही हूँ, तो मुझे इसकी ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। तो लोग जो जमा करते हों, उनकी मानसिकता क्या रहती है, मेरी मानसिकता तो समाज के लिए है, और मेरी ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है बहुत बड़ी कि मैं कुछ कमाऊं और मैं जमा करूं। हम तो बिल्कुल साधारण रूप से रहने वाले व्यक्ति हैं, और अकेले हैं, तो इसलिए ज्यादा इच्छा रहती नहीं है ऐसी कुछ। बहुत बढ़िया कौस्तुभदा, हल्द्वानी जो हमारा शहर है, इसमें कुछ चीजें जो है बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि इसको आप थोड़ा सा आगे लेके आए, बीजेपी पार्टी में थोड़ा सा आप इसको रेज करें इस इशू को। जो नशा बढ़ रहा है हमारे लड़कों में आजकल, बहुत नशा बढ़ रहा है सर। और ये जो ग्रुप जो है, मैं देखता हूँ कि शाम को थोड़ा सा हम लोग भी निकलने में डरते हैं परिवार को लेके, कि ग्रुप बने हुए 10-12 लड़के खड़े रहते हैं बाइक लेके, कोई 10-12 लड़के वहां खड़े रहते हैं, और ये समस्याएं मैंने हर जगह देखी है कौस्तुभदा। तो इस पे कुछ जो है कार्रवाई हो कि नशा जो है
पहले तो एक शराब चलती थी, अब तो सूखा नशा, जी। चरस, गांजा, ये जो चल रहा है, स्मैक, ये इसको कैसे रोका जाए कौस्तुभ? इसको रोकना बहुत जरूरी है। हमारे यंगस्टर जो है वो रोजगार तो नहीं कर रहे हैं, वो नशा ज्यादा मांग रहे हैं, रोजगार नहीं मांग रहे हैं। देखिए, इस विषय में मैंने इस बात को ऐसे माना है कि नशा, जब इतना बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था है, चाक चौबंद पुलिस है, अधिकारी हैं, छापे पड़ रहे हैं, फिर नशा कैसे बिक रहा है? सबको पता है, आपको पता है, कई लोगों को पता है कि कहां पे क्या बिक रहा है, क्या बिक रहा है, फिर भी प्रशासन को क्यों नहीं पता है? दुनिया को हर चीज पता लग जाती है, इनको क्यों नहीं पता लगती? तो किसकी गलती है? ये काम प्रशासन का, पुलिस का है। बिल्कुल। और हम और आप जैसे सबको पता है, अखबार को पता है कि नशा बिक रहा है, प्रशासन को क्यों नहीं पता है? प्रशासन पे तो साधन है पूरे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता है, काम के प्रति शून्यता है, या फिर कहीं इनके काम करने की शैली में अंतर है। मैं तो चाहूंगा कि पूरे प्रशासन को ईमानदारी के साथ इनको जड़ से उखाड़ना चाहिए, और जहां जहां प्रशासन घुस नहीं पाता है डर के मारे, प्रशासन को तो पूरी फोर्स लेके घुसना चाहिए। ये नाकामी दूर करनी चाहिए। ये 1 मिनट में हल होने वाली चीजें हैं, 1 मिनट में हल होने वाली चीजें। मन की शक्ति चाहिए। अब रोज बिक्री है, रोज आप पकड़ भी रहे हो, फिर कहां से आ रही है? ऐसा क्या है कि चीज पकड़ भी रहे हो फिर भी बिक रही है? तो ये प्रशासन को और समाज को भी इतनी जागरूकता रखनी चाहिए कि जहां गलत हो रहा है उसका विरोध करें और खुद पकड़ाने में मदद करें। तो ये ऐसे ही दूर जाएगा। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, और कुछ विशेष क्षेत्रों में ज्यादा चल रहा है। हमारे नवयुवक भाई बहनों को भी ये बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल कौस्तुभ दा, हमारी जो उत्तराखंड है देवभूमि कहलाती है जी। और कोई भी बाहर जो हमारा उत्तराखंड का जो नाम लेता है, बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लेता है। बिल्कुल। चारों धाम यही है, सब कुछ यही है। बट ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, मैंने कुछ 1-2 सालों में, 2-3 सालों में नोटिस किया है, वो आके बड़ी गंदगी फैला रहे हैं। चाहे बाहर के कोई दिल्ली के हो, लखनऊ के हो, यूपी के हो, हरियाणा के हो, वो आके यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, फिर लोकल लोगों से मारपीट करते हैं। ये केस नैनीताल में बहुत ज्यादा हुए हैं, अल्मोड़ा में हुए हैं। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप कि इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकना भी बहुत जरूरी है। देखिए, देवभूमि, इसका नाम ही देवभूमि है। हमारी लाचारी भी हो गई है कि हम इसके प्रति सम्मान का भाव खुद भी भूल गए। बाहर वाले तो यहाँ सिर्फ मौज मस्ती घूमने आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कई लोग तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि ठंडा है, वहीं जाके मद्यपान करें, नदियों में नहाएं, वहीं शराब पिए। वो भाव लेके उत्तराखंड का नहीं आ रहे हैं, वो तो घूमने आ रहे हैं। तो जब घूमने आएंगे तो उनकी मानसिकता में भाव ही रहेगा। लेकिन हम यहाँ रहने वाले उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोगों को भी एक जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसके भाव के साथ, इसकी पवित्रता के साथ, इसके देवत्व के साथ हम उत्तराखंड वासियों को भी ये खड़ा होना पड़ेगा कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना ईमान ना बेचें। अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि ये मेरी देवभूमि है, मैं यहाँ गलत नहीं होने दूंगा, तो कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ गलती करने की हिम्मत नहीं रखेगा। तो हमें स्वयं को भी सुधारना है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को हम यही कह सकते हैं कि भाई आप आ रहे हैं, आप प्रकृति का आनंद लीजिए, प्रकृति का
स्वरूप देखिए, प्रकृति में रहिए, लेकिन यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की गरिमा, यहाँ की सुंदरता के प्रति भी अपना प्रेम जागृत रखिए। और आपका स्वागत है। बिल्कुल कौस्तुभदा, अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं तो सबसे पहला सुधार आप हल्द्वानी क्षेत्र में, हल्द्वानी विधानसभा में क्या लाना चाहेंगे? देखिए, अगर पार्टी भरोसा जताती है, टिकट देती है, हम जीतेंगे भी। और हल्द्वानी में तो पहले तो मुख्य रूप से हल्द्वानी के जो मूल तत्व है, हल्द्वानी का नाम, आखिर हल्द्वानी है क्या? ये शहर कुमाऊं का द्वार है, जैसे कहते हैं हरिद्वार, ऐसे ये कुमाऊं का द्वार है। इस कुमाऊं के द्वार को हम सजा नहीं पाए आज तक। कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको एक अनोखी कला के साथ कोई ऐसा द्वार बना के आपने लोगों को कहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है हल्द्वानी में? मुझे बड़ी पीड़ा है। आप विकास तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को, अपने क्षेत्र के लिए जो चीज आपका सम्मान हो सकती है, आप अन्य प्रदेशों में जाइए, वहां कैसा कल्चर दिखता है। हल्द्वानी में वो चीज है नहीं। अगर मुझे मौका मिलता है तो हल्द्वानी में वो चीज सबसे पहले होनी चाहिए कि जो भी बंदा हल्द्वानी की सीमा के अंदर आए, उसे कुआं के द्वार में ये दिखाई दे कि ये कुआं का द्वार क्या है, हमारी पूरी संस्कृति नजर आए, हमारा पूरा पहाड़ नजर आए। बिल्कुल। और बहुत कुछ है हल्द्वानी में करने के लिए। लोगों ने तो अपने अपने स्वार्थ के लिए हल्द्वानी का उपयोग किया है, और उसमें कांग्रेस ने तो पूरा का पूरा उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या हमारे लोगों ने तो यहाँ जो भी किया है वो समाज के लिए बड़े काम किए ही। लेकिन अगर हमें मौका मिलेगा तो हम हल्द्वानी के स्वरूप को, कुमाऊं का द्वार का स्वरूप है, उसमें सजाना जरूर चाहेंगे। कौस्तुभदा, जैसे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज है, साउथ में मलयालम है, पंजाब में पंजाबी है, तो ये उनके बच्चों की, उस स्टेट में बच्चों के सब्जेक्ट में जी शामिल है। हमारे उत्तराखंड में जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसको सब्जेक्ट में शामिल नहीं किया गया है जी। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसको शामिल करना चाहिए, तभी हमारी उत्तराखंड संस्कृति लोगों तक पहुंचेगी। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? इसको सब्जेक्ट में शामिल करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। इसके लिए तो बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, किसी ने भी आज तक अपने पहाड़ की इस भावना को नहीं समझा। आज जो हमारा पतन हो रहा है, जो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी शैली से हम जो शर्मा रहे हैं, उसके संरक्षण का काम, उसके संवर्धन का काम कोई नहीं कर रहा। संरक्षण की बात तो फिर भी लोग कहते हैं, कार्यक्रम होते हैं, आप कुमाऊं में जाओ, गढ़वाल में जाओ, जौनसार में जाओ, ऐसे 3-4 भाषा हमारी हैं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन उसका संवर्धन कैसे होगा? जब तक हम उसको निचले स्तर पे नहीं लेके जाएंगे, बच्चे नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। तो हम तो इस सब को खोते जा रहे हैं, और इसको पाठ्यक्रम में लाना चाहिए। अन्य प्रदेशों में पाठ्यक्रम में है। बिल्कुल। आप पूरा मत लाइए, आप 5वीं तक कक्षा में लाइए। बिल्कुल। बहुत आवश्यक है संस्कृति को बचाना, वरना कोई आने वाले समय में अपनी बोली भाषा के बारे में बात नहीं कर पाएगा। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
तो कौस्तुभ जी, आने वाले 2027 विधानसभा के लिए आपकी क्या प्लानिंग है और क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हम तो काम कर ही रहे हैं भाई। मैं संगठन का भी कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ, तो संगठन मुझे जो काम देता है मैं उसमें भी लगता हूँ। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यहाँ दिख रहे हैं वहां नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी संगठन है और संगठन सर्वोपरि है हमारा। संगठन जो आदेश देगा हमें वो करना है। और हल्द्वानी में हम निरंतर घूम रहे हैं, और इसलिए नहीं घूम रहे कि कोई राजनीति करनी है। हम तो निरंतर मिलने मिलाने में विश्वास रखते हैं, और पार्टी भरोसा देगी, हम ये सीट निकाल के एक कमल खिला के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और योजना रचना क्या है, देखिए, जनसंपर्क ही सब कुछ होता है, और जनसंपर्क में हम निरंतर सवेरे निकलते हैं, शाम को आते हैं। और मैं अंततः एक ही बात बोलता हूँ कि जो भाग्य में ललाट में लिखा होगा वही होगा। तो कर्म करना हमारे हाथ में। कौस्तुभ दा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आई होप कि आप प्रॉपर मैनिपुलेट करके इसका जवाब नहीं देंगे जी। आप, ये जो पार्टी टिकट देती है, ठीक है, ये जो है ये टैलेंट के दम पे देती है या पॉपुलैरिटी के दम पे देती है, या सर्वे करती है? जैसे इंटरनल पार्टी किसी को टिकट देती है, चाहे मेयर का हो चाहे एमएलए का हो, आपकी कोई आउटसोर्स एजेंसी होती है जो जाके सर्वे करती है, उस जगह का निरीक्षण करती है कि हाँ, यहाँ पे इस बंदे की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, यहाँ पे इसका परसेंटेज रेशियो ज्यादा है, कनेक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो इस बेसिस पे रहते हैं, या कोई दूसरा रास्ता रहता है कि भाई पैसे देके ये किया जाए? देखिए, संगठन की हजारों आंखें, संगठन की हजारों आंखें का एक जंगल की एक कहानी मुझे याद आती है। कभी हम जंगल घूम रहे थे तो एक ने कहा कि आपको कोई जानवर दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको हजारों आंखें देख रही है कि आप गाड़ी में जा रहे हो। तो ये मुझे बड़ा क्लिक करा। ऐसे ही संगठन की हजारों आंखें, हजारों आंखों में कितने मानक चलते हैं, वहाँ कर्तव्य भी चलता है, पॉपुलैरिटी भी चलती है, संगठन के प्रति निष्ठा भी चलती है, कैरेक्टर भी चलता है, कितने कई मानकों में मानक, फिर जीतने वाला व्यक्तित्व भी चलता है। अच्छा। इन सारे समीकरणों के बाद पार्टी एक निर्णय करती है, और जो इन सब में फिट होता है पार्टी उसे टिकट देती है। कौस्तुभ दा, अभी 2027 के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें बहुत बीजेपी के प्रबल दावेदार भी हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपको टिकट देगी? नहीं, क्यों नहीं देगी टिकट? इस बार मैं टिकट मांगूंगा, और ऐसा क्या है कि हम टिकट नहीं मांग सकते? दावेदार कितने भी हों, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए लगे हुए हैं, समाज में हम घूम रहे हैं, समाज का हम काम कर रहे हैं, तो टिकट मांगने में क्या दिक्कत है? टिकट मांगना हमारा कर्तव्य है। देना नहीं देना वो पार्टी का अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे घूम भी नहीं रहा हूँ शहर में, ये भ्रम भी नहीं फैला रहा हूँ कि मैं समाज सेवा करने का मन है और इसलिए चुनाव लड़ना है। लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि एक बार समाज सेवा करने का मौका दो। राजनीति से समाज सेवा दोनों होती है। समाज सेवा के लिए मन चाहिए, और हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और सीधे सीधे बात ही पार्टी के नाते हम जनता के पास है। मैंने इस बार पार्टी से टिकट मांगा है और मांग रहा हूं, और आपके माध्यम से भी कहूंगा, आखिर हम क्यों नहीं मांग सकते टिकट? टिकट पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है ना, पार्टी के कार्यकर्ता है। और मैं बड़ी ताकत के संग, मजबूती के संग कह रहा हूं कि मैं इस बार 2027 के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि इतने वर्षों से मैं राजनीति ही नहीं, मैं समाज के काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। एक व्यक्ति होता है सिर्फ राजनीति में आके राजनीति कर रहा है, लेकिन एक आदमी होता है जिसने इतने वर्ष बिना राजनीति के भी समाज के काम किए। हमने चित्रशिला जैसी जगह पर उन अभियानों को जिंदा रखा है जो कभी किसी ने सोचे नहीं। हमने युवाओं को जागरण करने के लिए
इतने ब्लड डोनेशन कैंप्स के साथ लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। तो हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करी, राजनीति के नाम पे आज आए हैं, लेकिन हमने समाज सेवा जब करी है तो राजनीति नहीं करी। तो जब हमने समाज सेवा करी है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज हम राजनीति में आए हैं उस अनुभव के लेके। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तब ये सब कुछ कर सकते थे। अगर हमें कोई ताकत मिल जाएगी तो हम कितना कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो इस बात को समाज भी समझे, और मुझे लगता है मेरी पार्टी भी समझेगी कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में आके ये टिकट नहीं मांग रहा हूं कि मैं आ गया और मुझे टिकट चाहिए। मेरे पुराने अनुभव, 15-20 साल पुराने अनुभव, जिसमें मैंने समाज के साथ मिलके जो काम किए हैं, इस हल्द्वानी शहर के लगभग लोगों को पता है कि अभिनव भारत के नाते, ऐसे कई संगठनों के नाते हमने अपने जी जान से सेवा करी है। तो सिर्फ राजनीति के नाते मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं, पुराने अनुभव के नाते मैं पीड़ा समझता हूं लोगों की, और मुझे लगता है पार्टी इस पर विचार करेगी। कौस्तुभदा, आप बोल रहे हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए, तो हल्द्वानी की जनता आपको क्यों चुने? देखिए, हल्द्वानी की जनता मेरे लिए सब कुछ है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे जीवन का लंबा समय हल्द्वानी की उन गलियों में, उन सब कुछ पुरानी पूरी एक एक चीज के साथ बीता। हल्द्वानी की वो पुरानी यादें मैंने वो सब देखी है। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जरूर बन गई हैं, लेकिन मैंने उस हल्द्वानी को देखा है, और मैंने उस हल्द्वानी की पीड़ा को भी देखा है। हल्द्वानी के प्रति मेरा जो भाव है, वो ऐसा है कि मैंने कर्ज चुकाना है। जिस जगह में पैदा हुआ, मैंने उसको कभी बढ़ते हुए नहीं देखा। हल्द्वानी में दुनिया के लोग हैं, लेकिन हल्द्वानी हल्द्वानी नहीं रह गया। हल्द्वानी के प्रति हम न्याय नहीं कर पाए, अपने आप शहर के प्रति न्याय नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि न्याय करना चाहिए। एक नाम होना चाहिए इस हल्द्वानी का, और इस हल्द्वानी के लिए मेरा एक स्वप्न है कि कभी मौका मिले तो इस हल्द्वानी का ऋण चुकाऊं, तन से भी, मन से भी, और ऐसी हल्द्वानी बने कि लोग कहें कि सच में ऐसा कोई क्यों नहीं कर पाया। तो हल्द्वानी के प्रति मेरा भाव, मेरी सब कुछ है। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ है। तो मैं अपने जीवन का वो क्षण भी हल्द्वानी के लिए बिताना चाहता हूँ, अपने शहर के लिए बिताना चाहता हूँ, जो हो नहीं पाया। किया होगा लोगों ने, लेकिन अभी भी हल्द्वानी अछूती है उन चीजों के लिए जो चीज बहुत जरूरी थी। और मैं हल्द्वानी के लोगों की सच कहूं तो ना, मेरे दोस्त भी यहाँ हैं, कई लोगों को मैंने देखा है। हल्द्वानी में कई चीजें ऐसी देखी है, हमने अपनी कम उम्र में भी बहुत कुछ ऐसा देख लिया हल्द्वानी में। लेकिन हल्द्वानी एक टोकरी तो बन गया जिसमें माल भर दिया आपने अलग अलग, लेकिन एक गुलदस्ता नहीं बन पाया। बस मेरी कल्पना यही है कि हल्द्वानी ऐसा बने
कि पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में इसके बारे में जाना जाए, यहाँ के लोगों के बारे में जाना जाए, यहाँ की सभ्यता के बारे में। यही मेरा एक जनता के लिए भी है, आपके लिए भी। जनता वोट किसको देगी वो तो बात की बात है, लेकिन मैं जनता के लिए या इस हल्द्वानी के लिए क्या करना चाहता हूँ, ये मेरे मन की बात है। तो ये आपने बहुत पीड़ादायक प्रश्न पूछ लिया। तो हल्द्वानी तो मेरी जान है, और जीवन लग जाए, एक बार मौका मिले तो हल्द्वानी और हल्द्वानी के लोग एक ऐसी भावना में चलेंगे, एक ऐसा सुंदर एक भाव देखेंगे, जो कुछ मिलने ना मिलने के बीच का भी एक जो भाव होता है, आत्मीयता, समर्पण, वो आपका कौस्तुभानंद इस शहर के लिए मिटा देगा अपना। ये मेरा वादा है। तो कौस्तुभदा, थोड़े हम भी इमोशनल हो गए इस क्वेश्चन में। तो कौस्तुभदा, आपने कीमती समय निकाला, जी हाँ, आप आए, हमने इंटरव्यू दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अंजनी जी। तो दोस्तों, ये थे कौस्तुभानंद जोशी जी। अगले हफ्ते हम नई शख्सियत के साथ मिलते हैं, नए चेहरे के साथ मिलते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल बैठक अपनों की। धन्यवाद।